प्रिय छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाएं, आज का हमारा विषय है शिक्षा के संप्रत्यय। इसके पहले हम लोग शिक्षा का अर्थ और परिभाषा के संबंध में चर्चा कर चुके हैं। यह बात सर्वविदित है कि शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है। इसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि तथा व्यवहार में परिमार्जन किया जाता है और उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। ये सारे कार्य, ये सारी प्रक्रिया, शिक्षा की सभी प्रक्रिया के स्वरूप की व्याख्या करने में मूल भूमिका दार्शनिकों, समाजशास्त्रियों, राजनीतिज्ञों, अर्थशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों और वैज्ञानिकों ने अदा की है। और इन सब ने अपने अपने दृष्टिकोण से इसको देखा है, इसको परखा है और इसको परिभाषित किया है। तो इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए जो शिक्षा के संप्रत्यय की बात की जाती है, तो उसमें हम लोग जो अध्ययन करते हैं, देखते हैं कि शिक्षा के दार्शनिक संप्रत्यय, शिक्षा के सामाजिक संप्रत्यय, शिक्षा के आर्थिक संप्रत्यय, शिक्षा के राजनीतिक संप्रत्यय, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक संप्रत्यय और शिक्षा के वैज्ञानिक संप्रत्यय, इतने रूपों में हम इसको देखते हैं। तो यहाँ जो पहला बिंदु है शिक्षा का दार्शनिक संप्रत्यय, यानी दर्शन शास्त्री क्या कहते हैं कि शिक्षा क्या है। दार्शनिक का विचार केंद्र मनुष्य होता है, यह हम आप जानते हैं। वह मनुष्य के वास्तविक स्वरूप को जानने और उसके जीवन का अंतिम उद्देश्य निश्चित करने का प्रयास करते हैं। मानव जीवन के अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति का साधन, मार्ग निश्चित करने में भी दार्शनिकों की रुचि होती है। अब अंतिम उद्देश्य होता क्या है? हमने बताया कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ हुआ करते थे और उन 4 पुरुषार्थों में शिक्षा का लक्ष्य अंतिम पुरुषार्थ की प्राप्ति करना, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति करना हुआ करता था। इस सब के ज्ञान एवं प्रशिक्षण के लिए वह शिक्षा को आवश्यक मानते थे, जो भी दार्शनिक होते थे। इस प्रकार दार्शनिकों की दृष्टि से शिक्षा मनुष्य जीवन के अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करना था। अंतिम उद्देश्य है क्या, ये आप जान रहे हैं। अब चूंकि मनुष्य जीवन के अंतिम उद्देश्य के संबंध में दार्शनिकों में मतभेद है, भिन्न भिन्न दार्शनिक अंतिम उद्देश्य भिन्न भिन्न तरह से मानते हैं कि अंतिम उद्देश्य वास्तव में है क्या। तो इसलिए उनके द्वारा परिभाषा भी अलग अलग दी गई है। अध्यात्मवादी दार्शनिक मनुष्य के लौकिक जीवन की अपेक्षा पारलौकिक जीवन को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। वेदांती तो इसे लौकिक जीवन से सदा सदा के लिए छुटकारा चाहते हैं, वो इसे मुक्ति कहते हैं। जगतगुरु शंकराचार्य ने क्या कहा है? सा विद्या या विमुक्ते, अर्थात शिक्षा वो है, विद्या वो है जो मोक्ष दिलाए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ में अंतिम पुरुषार्थ की प्राप्ति शिक्षा का उद्देश्य हुआ करता था। वहीं देखिए, आपके विवेकानंद कहते हैं कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। प्लेटो कहते हैं कि शरीर और आत्मा दोनों के महत्व को ये स्वीकार करते हैं और शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना है जिसके वो योग्य है। वहीं प्लेटो के शिष्य अरस्तु कहते हैं कि स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है, मानते हैं ये। और भौतिकवादी दार्शनिक मनुष्य के केवल लौकिक जीवन को ही सत्य मानते हैं। उनकी दृष्टि से मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य सुखपूर्वक जीवन को जीना है। यह आवश्यक है कि मनुष्य शरीर और मन से स्वस्थ हो, इंद्रिय भोग साधनों से संपन्न हो। यह सब कार्य वो शिक्षा द्वारा करना चाहते हैं। अर्थात उनके कथनानुसार शिक्षा वह है जो मनुष्य को सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के योग्य बनाती है। पाश्चात्य जगत के जो प्रकृतिवादी दार्शनिक हैं, वह भौतिक सुखों की प्राप्ति के पक्ष में हैं। उनकी दृष्टि में ये तभी संभव है जब मनुष्य अपने अंतः और बाह्य पर्यावरण में समन्वय स्थापित कर सके। अर्थात शिक्षा का अर्थ अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है। पाश्चात्य दार्शनिकों में अब ऐसे दार्शनिकों का बाहुल्य है
जो मनुष्य के जीवन को उसी रूप में देखते हैं जिस रूप में वो है। प्रयोजनवादी मनुष्य को सामाजिक प्राणी मानते हैं और यह मानते हैं कि शिक्षा के द्वारा मनुष्य में वर्तमान समाज में अनुकूलन स्थापित करने, भविष्य के समाज का निर्माण करने की क्षमता का विकास करना चाहिए। तो इस तरह से शिक्षा व्यक्ति की उन सब योग्यताओं का विकास है जो उसमें अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखने तथा अपनी आवश्यकताओं, अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य प्रदान कर सके। ये जो है दार्शनिक संप्रत्यय। हम शिक्षा के सामाजिक संप्रत्यय की चर्चा अगर करते हैं तो जब दो या चूंकि व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज और समाज से राष्ट्र का निर्माण होता है, तो जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सामाजिक अंतःक्रिया होती है तो एक दूसरे की भाषा, विचार, आचरण से प्रभावित होते हैं। ये सब कार्य कुछ निश्चित उद्देश्यों को रखकर जब किया जाता है तो उसे शिक्षा कहते हैं। हम जानते हैं कि मनुष्य कुछ शक्तियाँ लेकर पैदा होता है। प्राकृतिक और पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण में उसकी इन शक्तियों का विकास होता है और इसके परिणाम स्वरूप ही मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन होता है, परिमार्जन होता है। मनुष्य की पूरी सभ्यता एवं संस्कृति का विकास सामाजिक प्रक्रिया का ही परिणाम है। इसीलिए ये कहा जाता है कि समाज के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति शिक्षा के द्वारा ही होती है। तो जैसा समाज वैसी शिक्षा, जैसी शिक्षा वैसा समाज। वास्तविकता यह है कि शिक्षा समाज के भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों से संबंधित होती है। उसके द्वारा समाज के भूत का ज्ञान, वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति और भविष्य का निर्माण किया जाता है। इस दृष्टि से भी शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया मानी जाती है। शिक्षा प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, ये कभी विश्राम नहीं लेती है। इस प्रकार से निरंतरता इसका दूसरा लक्षण है, यानी शिक्षा अविराम गति से चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है या शिक्षा को विकास की प्रक्रिया कहते हैं। तो शिक्षा एक प्रक्रिया है और एक सामाजिक कार्य है जो समाज अपने हित के लिए करता है। शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया व्यक्तियों और समाज के सामाजिक समूहों के बीच की अंतःक्रिया है जो व्यक्तियों के विकास के लिए कुछ निश्चित उद्देश्यों के द्वारा की जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम ये कहते हैं कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। यहाँ अगर हम देखें कि शिक्षा का जो राजनीतिक संप्रत्यय है तो राजनीति शास्त्रियों का विचार केंद्र राज्य और उसका शासन तंत्र होता है। व्यक्ति और समाज दोनों राज्य और उसके शासन तंत्र के परिप्रेक्ष्य में देखे जाते हैं या परिप्रेक्ष्य में समझते हैं। वे शिक्षा को राष्ट्र के निर्माण का साधन मानते हैं। राष्ट्र का निर्माण होता है श्रेष्ठ नागरिकों से और श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण होता है शिक्षा द्वारा। तो उनकी दृष्टि में वास्तविक शिक्षा वह है जो श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करती है, योग्य नागरिकों का निर्माण करती है। क्योंकि कोई भी देश अपने देश की सुरक्षा केवल सेना और पुलिस के हवाले नहीं छोड़ सकता है, बल्कि उस देश के योग्य नागरिकों के ऊपर उस देश की सुरक्षा व्यवस्था होती है। शिक्षा का आर्थिक संप्रत्यय, अर्थशास्त्रियों का मानना यह है कि आर्थिक स्रोत और आर्थिक तंत्र होता है उनका। व्यक्ति अथवा समाज की समस्त क्रियाओं को आर्थिक परिप्रेक्ष्य में वे देखते हैं और समझते हैं। वे एक उत्पादक क्रिया के रूप में शिक्षा को स्वीकार करते हैं। उनकी दृष्टि में शिक्षा उपभोग की वस्तु के साथ साथ उत्पादन का कारक भी है और इसीलिए ये कहा जाता है कि शिक्षा एक निवेश है। आप जितना निवेश कीजिएगा, निश्चित तौर पर शोधों के द्वारा ये पता चला है कि शिक्षित मनुष्य की उत्पादन शक्ति और संगठन क्षमता अशिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा अधिक होती है और वह इतनी अधिक होती है कि उस पर होने वाला अतिरिक्त लाभ उसकी शिक्षा पर किए गए व्यय से अधिक होता है। इसीलिए अर्थशास्त्री शिक्षा को आर्थिक निवेश के रूप में स्वीकार करते हैं। उनकी दृष्टि में शिक्षा वह आर्थिक निवेश है जिसके द्वारा व्यक्ति में उत्पादन एवं संगठन के कौशलों का विकास किया जाता है और इस प्रकार व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाती है और उसका आर्थिक विकास किया जाता है। वहीं मनोवैज्ञानिक संप्रत्यय ये कहते हैं कि भारतीय योग मनोविज्ञान का विचार केंद्र मनुष्य का बाह्य स्वरूप और उसका अंतःकरण दोनों होता है। बाह्य स्वरूप में वह उसकी कर्मेंद्रियों एवं ज्ञानेंद्रियों का अध्ययन करता है और अंतःकरण में वह बुद्धि, मन, चित्त
और आत्मा का अध्ययन करता है तो उसकी दृष्टि से शिक्षा का अर्थ मनुष्य की बाह्य शक्तियों, इंद्रियों का और इंद्रियों का अंतःकरण है। अब आप देखें, चूंकि कुछ शक्तियां मनुष्य कुछ शक्तियां लेकर पैदा होता है और इन्हीं शक्तियों पर उसका विकास निर्भर करता है, अतः शिक्षा का के द्वारा सर्वप्रथम इन शक्तियों का विकास होना चाहिए। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस और प्रगतिशील विकास है। अब चूंकि आज का युग विज्ञान का युग है तो विज्ञान को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। वैज्ञानिकों का विषय क्षेत्र ये संपूर्ण ब्रह्मांड और उसकी समस्त क्रियाएं हैं। वह किसी भी वस्तु अथवा क्रिया को वस्तुनिष्ठ ढंग से देखते हैं। जहां तक मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का प्रश्न है वे मनोविज्ञान से सहमत हैं, परंतु जहां तक मनुष्य के व्यवहार का प्रश्न है वे समाजशास्त्रीय तथ्यों को स्वीकार करते हैं। तो शिक्षा को वे मनुष्य की शक्तियों के बाह्य जीवानुकूल विकास के साधन के रूप में स्वीकार करते हैं। इसीलिए स्पेंसर ने कहा है कि शिक्षा का अर्थ अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है। तो इस तरह से शिक्षा के हम जो संप्रत्यों पे हम लोग चर्चा किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।